अस्सलाम वालेकुम। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है और हर रोज़ वो एक बयान दे रहे हैं और हर बयान के अंदर एक धमकी छुपी होती है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा नपातुला रद्द-ए-अमल रहा, लेकिन जो जंगी जुनून हमें इंडियन मीडिया के अंदर और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नज़र आ रहा है, उसका सिलसिला ताहाल जारी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस किस्म के जवाबात हमें देने चाहिए, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और 30 सितंबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले वो बड़े ज़ोरों शोर से अपनी रैली की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ MQM लंदन वाले कह रहे हैं कि हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे। तो ये 3-4 इशूज़ हैं। नए आर्मी चीफ़ की तैनाती भी इसी अरसे में होनी है, तो हुकूमत क्या पोजीशन इख्तियार करेगी, क्या फ़ैसले ले सकती है, इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे आज के में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा। ख्वाजा साहब, वेरी वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि आज भी उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हमारी फ़ौज जवाब देगी। नरेंद्र मोदी का ये बयान है, आपका क्या जवाब है? अगर फ़ौज जवाब देगी तो हमारी भी फ़ौज जो है अल्लाह के फजल से जो है जवाब देने की पूरी तैयारी में है। बातचीत जो है वो तो डिप्लोमेट के लेवल पे या हुकूमती लेवल पे ही होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने इसका इंतखाब किया कि वो फ़ौज के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे तो अल्लाह के फजल से हमारी बैटल टेस्टेड फ़ौज है। पिछले 2 साल से 2.5 साल से वॉर ऑन टेरर में उनकी कामयाबियां जो हैं वो सबसे बड़ी इस बात की शहादत है। और हम कोई उनकी तरह नहते कश्मीरी 11-12 साल के बच्चों पे गोलियां नहीं चला रहे, हम औरतों पे गोलियां नहीं चला रहे। हम जो है 20-30 साल पुराने दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें हमने कामयाबियां अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। और हम जिस इस वक्त पोजीशन में हैं, इंडिया को किसी किस्म की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भरपूर जवाब जो है पाकिस्तान से मिलेगा। जिस किस्म का भी अगर उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या सियासी महाज पे हमें बात करने की कोशिश की, हमारे साथ कोशिश की, तो उसका भी जवाब जो है मस्बत दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए शुरुआत की हमारे साथ, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी अफ़वाज जो हैं वो मुकम्मल तैयारी में हैं और किसी किस्म की इंकर्जन जो है पाकिस्तान की टेरिटरी पे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके ये जो आखिरी अल्फाज हैं, इसी से अगला सवाल पूछूंगा। किसी किस्म की भी इंकर्जन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मौका आज से चंद साल पहले आया था, वो कहते थे कि हम आएंगे मुरीद के में कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। उनके मीडिया के ऊपर इंडियन जर्नल्स हों या उनके सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके वुज़रा जो हैं, वो तक बयान दे रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की ऑप्शन जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए इंडिया को। कोई कहता है हमें अपने सुसाइड अटैकर्स तैयार करने चाहिए और पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। कोई अजीत दोवल की स्ट्रेटजी आ जाती है कि रॉ और NDS का नेक्सस बनाए, TTP के रास्ते पाकिस्तान को मारे। इंतहा पसंदी के ऊपर माइल है, लेकिन हमें अपना दिफा मजबूत बनाने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे जवाब देंगे? सर्जिकल स्ट्राइक अगर इंडिया ऐसी हरकत करता है तो क्या जवाब होगा हमारा? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो तो आप ऑल द वे मुरीद के तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो या तो एयर स्ट्राइक होगी या मैं तो कोई बैटल टेक्टिशियन तो नहीं हूँ या हो सकता है वो बंदे उतारने की कोशिश करें वहाँ पे, या जिस तरह भी जो भी तरीका उन्होंने अपनाने की कोशिश की, हर तरीके का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारी एयर स्पेस उन्होंने वायलेट की, हमारी एयरफोर्स माशाल्लाह जो है वो पूरी तरह तैयारी में है। अगर उन्होंने कोई ज़मीन का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की तो हमारी जो बर्री अफवाज हैं वो पूरी तैयारी में। हम एक इंच का जो है अपने खित्ते का अपनी सरजमीन का दफा करेंगे। अगर उन्होंने कहीं पानियों में को कार्रवाई करने की कोशिश की तो अल्लाह के फजल से हमारी बर्री अफवाज जो हैं वो मुकम्मल तैयारी में। इस वक्त हम बैटल रेडी हैं। अगर ये ऑप्शन हिंदुस्तान ने उसको चूज़ किया तो वो इंशाअल्लाह ताला हज़ीमत उठा के वापस जाएंगे। इस तरह कोई तरने वाला नहीं पाकिस्तान को समझे। और अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं उसका क्या तोड़ करेंगे? क्योंकि रॉ और NDS का नेक्सस मौजूद है। मेरी मलिक साहब इसमें थोड़ा सा मेरा मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाई पहले बहुत देर से वो कर रहे हैं। इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया 100% इन्वॉल्व है। ये दहशतगर्द है ना, ये जो बरामदाख है,
पहले अफ़गानिस्तान ने उसको पासपोर्ट दिया हुआ था जिसके ऊपर इंडिया का वीज़ा लगा हुआ था, नाम इब्राहिम रखा हुआ था। अब वो उसको असाइलम दे रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी, ये स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो है आज से नहीं कई सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। ये तालिबान वगैरह जो हैं इनके ताने बाने जो हैं वो वहीं जाके मिलते हैं। ये जो लंदन में बैठ के अल्ताफ़ हुसैन जो ज़हर अफशानी करते हैं, इनके ताने बाने वो तो मानते हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं, सरेआम कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात हैं उनके साथ, उनसे इमदाद मांगते हैं, उनको कहते हैं कि पाकिस्तान पे अटैक करो। तो ये क्या है, ये दहशतगर्दी जो है अर्बन टेररिज्म को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी जो फाटा के इलाके में जो टेररिज्म हो रहा था, ट्राइबल एरिया में जो टेररिज्म हो रहा था, उसके लिए भी उनकी जो सर्विसेज थी इंडियन स्टेट की, वो हर तरीके से टीटीपी के लोग इधर से भाग के जिनको अफगान इलाकों में पनाह मिली हुई है और पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, जनरल सनाउल्लाह नियाजी की असैसिनेशन हो, कोयटा ब्लास्ट हो, या मिलिट्री बेसिस हमारी मेहरान बेस अटैक हुई, कामरा हमारे वो सारे वो जो जहाज थे उन्होंने सारे बर्बाद कर दिए। ये भी क्या इंडियन इंस्पायर्ड अटैक है? 100% पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं पिछले कई सालों के अंदर, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इंडियन स्टेट जो है, रियासत जो है, वो बराह रास्त इन्वॉल्व है। तो इंडिया क्या फिर स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है? बिल्कुल 100%। मैंने तो परसों भी ट्वीट किया। इससे पहले मैं एक और आपको बात बताऊं कि ये जो उड़ी वाला वाकया जो है ना, ये इन्होंने खुद सेल्फ जनरेटेड वाकया है, और ये पैटर्न जो है हर मुल्क में रहा है इंटरनेशनली कई दहाइयों से। ये एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जब ऐसी मूवमेंट्स चलती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिस तरह कश्मीर में चल रही है, या आज़ादी की जो तहरीक चल रही है, या अलहदगी की तहरीकें दूसरे उनके हिस्सों में चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में चल रही है, बंगाल में चल रही है, असम में चल रही है, खालिस्तान की चल रही है, नागालैंड की है, वहां तो ढेर लगा हुआ है दर्जनों के हिसाब से। इन मूवमेंट्स को ये पेनिट्रेट करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए, ताकि जब अपनी मर्जी का कोई वाकया करवाना हो तो वाकया करवा सकें। ये जो 3 या 4 जिनकी अभी तक वो शनाख्त भी नहीं बता सके, इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं, शनाख्त तक नहीं बता सके। ये जो दहशतगर्द वो कह रहे हैं कि पहले दिन इल्ज़ाम ये था कि वो जो असला है उसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है, और फिर इंडियन मीडिया ने छापा कि उसके ऊपर कोई साइन भी नहीं है। रेफरेंस लेटर भी साथ दिया होगा। ये क्या बातें करते हैं, यू नो दे। अगर उनकी पब्लिक जो है वो इतनी गलेबल है, या दे आर सच यू नो सिंपलटन्स के वो इस किस्म की बातें जो है, वो कल ये कह देंगे जी वो कबूतर ढूंढते रहते हैं, कभी ये कि जी वो उनके मार्का हमारा लगा हुआ था, कल ये कह देंगे जी वो प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस लेटर लेके आए हुए थे, या आईडी कार्ड जेब में, पासपोर्ट जेब में डाले हुए थे। तो ये दिस इज यू नो लाफेबल है, ये तो मजाक है, अपना मजाक उड़वा रहे हैं। ये भी हो सकता है यही लोग जो है कहीं और मारे हुए हों उन्होंने, और यहाँ आके उनकी लाशें फेंक दी हों, और अपना जो अंदर से जो आग लगाई गई है, जो आग से ज़्यादा लोग मरे हैं वहाँ पे, और उनको ये सारा सेल्फ जनरेटेड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये इंडिया जो है जो देखें 2 इवेंट एट ए टाइम हो रहे थे साइमल्टेनियसली। एक 70-75 दिन से जो है आज़ादी की तहरीक जो है उसने एक नया रुख जो है, या एक नया रूह उसमें फूंकी गई बुरहान वानी की शहादत के बाद। एक तो वो, और वो इट इज रेजिंग इवन टुडे एज वी स्पीक, इट इज रेजिंग इन द वैली। जो सेंटिमेंट जो है वो आज़ादी का जो है, इट इज रेजिंग, और वो अनस्टॉपेबल है, एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल है। दूसरा यह है कि मैं नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने तकरीर करनी थी, और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो कुछ वैली में हो रहा था उसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखना था। इन दोनों इवेंट्स को प्रीएम्प्ट करने के लिए, इन दोनों इवेंट्स की जो अहमियत है उसको डाउन प्ले करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी हमने वहाँ पे दहशतगर्दी की है, या हमने वहाँ पे कोई मिलिटेंट्स भेजे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया है, इस किस्म की जो भी तवज्जो हटाने के लिए, और जिसमें दे हैव मिजरेबली फेल्ड। यू नो कोई मुल्क जो है दुनिया में
खुल के उनकी इस वर्जन को जो है वो उसकी अमेरिका ने भी नहीं की, जिससे उनकी बड़ी आस गार्डेड बातचीत करें, जंग की तरफ ना जाए। एक चीज़ और बताइएगा कि इनका कुछ अरसे से जब से मोदी आया, इंतहा पसंदी और जंगी जुनून कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है वो भी ये कहता है कि हम पाकिस्तान की ज़मीन को काट देंगे, मेनलैंड पंजाब अलहदा रह जाएगी, सिंध वाला हिस्सा अलहदा कर देंगे और बलोचिस्तान का एक हिस्सा अलहदा कर लेंगे और जाके कब्जा करके बैठ जाएंगे वहाँ पे। ये है उनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। ये ख्वाब है उनके, इस किस्म के ख्वाब देखते रहते हैं। ट्राई करके देख लें, अगर उन्होंने इस किस्म की कोई इनकर्जन करने की कोशिश की जिसमें हमारी सलामती या हमारी बका को ख़तरा हुआ, तो हम विद फुल फोर्स जो है, विद ऑल ऑप्शंस अवेलेबल टू अस जो है वो हम रिटेलिएट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कहा जाता है कि आपका वो जो फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जिसमें आपने वो छोटी छोटी स्मार्ट डिवाइसेस बनानी है, टैक्टिकल डिवाइसेस, सुना है किसी से कि वो कहते हैं कि अगर इंडियन आर्मी आ गई तो हो सकता है आ तो जाए, फिर वापस नहीं जाएगी, हम अपनी ज़मीन पे वो इस्तेमाल मलिक साहब बात सुने, ये जो हमने जो भी प्रोग्राम डेवलप किया, यही स्मार्ट डिवाइसेस यही है ना आपकी टैक्टिकल डिवाइसेस जो हैं या टैक्टिकल वेपन्स जो हैं, जो हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, ये अपनी हिफाजत के लिए डेवलप किया हुआ है। अपनी सलामती की हिफाजत अल्लाह ताला के बाद जो है वो हमारा जोर बाजू है ना, हमारी अफवाज, हमारी कौम का, जिसके ऊपर हमें इन्हिसार करना पड़ना है। तो ये जो है, ये हमने डिवाइसेस जो हैं जस्ट एज शो पीसेस तो नहीं रखे हुए। अगर कोई ऐसा मौका आया, अल्लाह ना करे, मैं कोई जिंग्विस्टिक किस्म की बात नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आया, लेकिन अगर हमारी सलामती को ख़तरा हुआ, हमारी बका को ख़तरा हुआ और ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है अगर उसमें इन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश की, तो हम नेस्तो नाबूद कर देंगे उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। जो भी अल्लाह ताला ने हमें कुव्वत या तौफीक दी हुई है अपनी सरजमीन को की हिफाजत करने की, वो हम पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोल्ड वॉर के ज़माने में मशरक़ी यूरोप में ये सारे अमेरिका रूस ने खुद लगाई हुई थी। आजकल वो हमें लेसन तो बड़े पढ़ाते हैं, लेकिन जब अपनी सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही थी तो उस वक्त ये लगे हुई थी सारी उनकी भी स्मार्ट डिवाइसेस, टैक्टिकल वेपन उन्होंने भी डिप्लॉय किए हुए थे। हमारे भी टैक्टिकल वेपन के अलावा तो वो उनके जो मैसिव किस्म की टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस जो वॉर हेड्स लगी हुई थी, आज भी लगी हुई हैं। दे आर डाउन टू फ्यू थाउजेंड नाउ, बट कोल्ड वार की जो हाइट थी उसके ऊपर तो। ख्वाजा साहब, गुफ्तगू जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, आपने अभी MQM के अल्ताफ़ हुसैन का हवाला दिया कि उन्हें इंडिया से मदद मिल रही है। वहाँ बरतानवी पुलिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, तारिक मीर से और मोहम्मद अनवर से जो इंटरव्यूज़ किए गए थे, जिसके अंदर ये चीज़ें सामने आई कि इंडिया से कुछ फंडिंग का इशू भी सामने है। उनकी दोबारा भी पेशी शायद अगले महीने आने वाली है। अभी सिंध असम्बली ने आर्टिकल 6 की एक रेजोल्यूशन भी पास की है। क्या आप सोचते हैं कि बरतानवी पुलिस भी वहाँ कार्रवाई करे? और आर्टिकल 6 सिंध असम्बली आपसे वफाक से मुतालबा कर रही है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें, आप उस पर मूव करेंगे? मेरा ख्याल है जी, मैं ये तो पॉलिसी डिसीजन तो गवर्नमेंट जो है वो एक इज्तिमाई तौर पे लेती है, लेकिन जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो हालात बना दिए हैं, मैं दूसरे टीवी प्रोग्राम से भी ये कह चुका हूँ। मलिक साहब, आपको याद होगा ये हिंदुस्तान गए थे आज से 12-13 साल पहले, जनरल मुशर्रफ का उस वक़्त अरूज था, और वहाँ जाके इन्होंने हर्जत सराई की थी पाकिस्तान के खिलाफ और कहा था हम वापस आ जाते हैं, हमें माफ़ी दे दो, पार्टीशन गलत हुई थी। तो जनरल मुशर्रफ की अपनी मसलतें थीं, उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी जो है एक एथनिक एफिनिटी है इन लोगों के साथ, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। और उस वक़्त मैंने टीवी के ऊपर ये बात उठाई, असेंबली में बात उठाई, और आज भी मैं कहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की इस सरजमीन के साथ कभी भी वफादारी जो थी वो जिसको कहते हैं ना कि शक व शुबे से बालातर नहीं थी। और अब तो वो ओपनली पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, कभी इजराइल को इनविटेशन देते हैं, कभी किसी को इनविटेशन देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने उनसे कता ताल्लुक़ करके अच्छा किया है। पाकिस्तान की सियासत में अगर वो पाकिस्तान की सियासत करेंगे, बरतानिया में बैठे हुए लोगों की सियासत नहीं करेंगे, या बरतानिया में बैठे हुए जो लोग हिंदुस्तान के साथ जिनके आप फारूक सत्तार के हाथ मजबूत करना चाहेंगे?
मैं समझता हूँ कि फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं, और मैं नज़रियाती तौर पे सबको पता है, वो खैर आपको कहने की जरूरत नहीं। मैं इख्तलाफ रखता हूँ उनको, लेकिन इख्तलाफ मेरा हक है। लेकिन एक पॉलिटिकल एंटिटी को या एक सियासी जो जमात है उसको काम करने से रोकना नहीं चाहिए। अगर लाताल्लुकी उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से कर ली है, जो मैं समझता हूँ कि कर ली है, तो ये उनको मौका देना चाहिए कि जो इलेक्ट्रेट है MQM की जो है उसको वो फील्ड कर सकें, उनको वो संभाल सकें, उसको समेट सकें। तो ये मौका ज़रूर देना चाहिए। इसमें सियासतदान जो है या सियासी वर्कर जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव पार्ट प्ले कर सकता है उस सारी चीज़ को रोल बैक करने के जिसमें अल्ताफ़ हुसैन और उसके साथ ये 3 4 5 नाम आपने लिए हैं जो इंडिया की पेरोल पे काम करते रहे हैं, जैसा कि आपने भी इंडोर्स किया है। तो ये लोग जो हैं इनको वहाँ पे इर्रेलेवेंट करने के लिए पाकिस्तानी सियासत में जो है ना फ़ारूक सत्तार की जो लेड MQM जो है उसको रेलेवेंट करने की जरूरत है। आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। सिंध असम्बली से जो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई वो भी MQM उसकी मोवर थी, जिसमें आर्टिकल 6 का मुतालबा किया गया। क्या आप महसूस करते हैं, अपनी राय दे दीजिए, क्या आर्टिकल 6 का इतलाक करना चाहिए? मेरा ख्याल में मेरी ज़ाती राय है कि ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। और ये चैप्टर जो है फॉर वंस फॉर ऑल जो है इन लोगों को स्टैम्प कर देना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं है। मैं एक कंट्रोवर्शियल बात करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने हिजरत की ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में या दो कौमी नज़रिए से वाबस्तगी के नाम पे हिजरत की, वो 47-48 की हिजरत थी। उसके बाद जो लोग आए, मैं नहीं, वो आप माशी महाजर ज़रूर हो सकते हैं या थोड़े बहुत हो सकता है कोई जेन्युइन वजह से हिजरत की हो, लेकिन जो 62 में आए या 56 में आए या 58 में आए, 10-10, 12-12 साल वहाँ पे सोच विचार करके पाकिस्तान में आए, जिन लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान की सरहद क्रॉस की पहले साल 1.5 साल के अंदर, वो पाकिस्तान की मोहब्बत और दो कौमी नज़रिए के साथ जो वाबस्तगी सी, उन्होंने अपने घर बार छोड़े। उनमें यूपी के लोग थे, उसमें ईस्ट पंजाब के लोग थे, उनमें बिहार के लोग थे, उसमें ईस्ट बंगाल के लोग थे। ये लाशों से भरी गाड़ियां ये लोग थे जिन्होंने इस खित्ता ज़मीन को, चाहे वो मशरक़ी पाकिस्तान था या मगरबी पाकिस्तान का, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके साथ पाकिस्तान के नाम के साथ जो है एक अकीदत की वजह से और कायद-ए-आज़म की और हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं उनकी जो लीडरशिप थी उस पर एतमाद करते हुए इस खित्ता ज़मीन पे हिजरत की। मैं उनको महाजिर मानता हूँ। जो लोग 50s में आए, मैं ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो लोग 50s में आए, 60s में आए, वो माशी ज़रूरतों की वजह से यहाँ पे आए। यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी, यहाँ पे उनके रिश्तेदार जो है सेटल हो चुके थे, उन्होंने वहाँ से बुला लिया। जिस तरह को दुबई से वीज़ा भेज के बुलाता है या सऊदी अरेबिया से वीज़ा भेज के बुलाता है या अमेरिका में स्पॉन्सर कर देता है या कनाडा से स्पॉन्सर कर देता है, इससे ज़्यादा कोई उसकी वैल्यू नहीं। और जो पैदा इसी ज़मीन पे हुए वो भी मुहाजिर कहलाते हैं, उनको क्या हक? नहीं बिल्कुल। वो आजकल एक लतीफ़ा भी चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसमें चलें वो लतीफ़े के बगैर थोड़ा सा नामुनासिब हो जाता है कि पैदा है इसी ज़मीन की और कहें बिल्कुल जी। मैं ये चंद रोज़ कबल मलिक साहब UK में था, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, वहाँ पे मुझे एक कश्मीरी मिले, श्रीनगर से वो विज़िट कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि जो जम्मू से जो हिजरत हुई थी उसको हाईलाइट करें। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर था जिसमें 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान जो है 1 महीने के अंदर जो है शहीद किया गया, और सियालकोट में वो लोग बैठे हुए। मुझे उन्होंने कहा, उन लोग पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि वो आप तो आपके तो घर में से लोग बैठे हुए हैं, सियालकोट में सारी दुनिया वो बैठी हुई है जिन्होंने डोगरा रियासत से जो है पनाह गिज़ीन जिनको उस ज़माने में कहा जाता था, उन लोगों ने हिजरत की थी। आप इनको हाईलाइट करें कि इवन इन 1947 भी इन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड, इंडियन आर्मी ने उन लोगों को मैसेकर किया। एक घर में 30-30, 40-40 लोग शहीद हुए एक खानदान के हैं। तो मैं विदाउट किसी की कुर्बानियों को इग्नोर किए बगैर
मैं कहूँगा कि ये लोग हैं जो होशियारपुर से, जलंधर से, फिरोजपुर से, लुधियाने से, ये लोग जो हैं, और जम्मू से, श्रीनगर से, इन जगहों से ये लोग आए, ये तो आग और खून का दरिया अबूर करके तो ये है। आप इनसे कहानियां तो पूछेंगे किस तरह हुआ है, या जो बिहारी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से गए, या जो बंगाली जो है ईस्ट पाकिस्तान जिन्होंने की। मेरा मतलब है आराम से जहाज़ का टिकट कटा के 1956 में 58 में आ गए, या ट्रेन पे बैठ के आराम से जो है बर्थ बुक करवाई और वाप यहाँ पे आ गए। ये हिजरत नहीं है। चले माइग्रेशन मान लें, लेकिन उसे नफरत की बुनियाद नहीं बनना चाहिए जो कराची में 30-40 साल में हुआ। बिल्कुल उसको नफरत की बुनियाद, मैं बिल्कुल, माइग्रेशन है, लेकिन जो हिजरत का लफ्ज है उसकी एक अपनी हुर्मत है। सही मलिक साहब, उसका अपनी हुर्मत है। अपनी तारीख में देखें हिजरत का लफ्ज जो है या महाजिर का लफ्ज किन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सही, उसकी एक अपनी हुर्मत है, उसको इस तरह नहीं इस्तेमाल होना चाहिए और ना नफरत की बुनियाद बनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और आपसे हमने बात, जो आजकल सबसे मेरे ख्याल में मेजर पॉलिटिकल डिसीजन आप 3 साल के बाद दोबारा लेने जा रहे हैं, वो नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी वेरी वेरी सून। आपकी अनाउंसमेंट हमें एक्सपेक्टेड है, हो सकता है अर्ली नेक्स्ट मंथ किसी वक्त आपकी तरफ से बयान आ जाए। क्या फैसला है, क्योंकि बड़ी खबरें चली, कभी एक्सटेंशन। मेरा ख्याल है मलिक साहब, ये एक गैर ज़रूरी बहस है जो मीडिया ने इसको बना लिया हुआ है। पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में मैं पस मंज़र में ठीक है, उसकी एक रेलेवेंस बन जाती है। हमारा पस मंज़र जो है अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का रहा हुआ है कि ऐसी चीज़ें जो नॉन इवेंट होती हैं दूसरे ममालिक में, यहाँ पे इवेंट उनको बना दिया गया है। और मैं आपको कहूँ कि 70-80 की दहाई में भी नहीं था, डिस्पाइट द फैक्ट कि इवन इन दोज डेज हमारा पस मंज़र मुख्तलिफ था। लेकिन उस वक़्त जिस वक़्त काकड़ बने हैं, या जहांगीर करामत बने हैं, या उससे पहले जनरल टिक्का बने हैं, या इट वॉज ए नॉन इवेंट, या जनरल मूसा बने हैं, इट वॉज ए नॉन इवेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरली एक्टिव मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया, और साथ जो है बाज़ लोग जो है इसको अपनी सियासी मकासद के लिए कि हो सकता है कि हमारा जैकपॉट जो है इस रस्ते से निकल आए, ये इस वजह से इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान जो है जनरल रहील की तरफ से आया हुआ है। 1 साल हो गया उस बयान को, उसकी कहीं जो है उस बयान को रीट्रैक्ट नहीं किया गया। और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये प्रेरोगेटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको एक जो भी GHQ से कब समरी मूव करेंगे नए चीफ की तैनाती? मेरा अभी देखे ना 27 नवंबर जो है बहुत दूर है, 2 महीने। नॉर्मली वो फेयरवेल विजिट स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले नए चीफ की नॉमिनेशन हो जाती है। बड़ा टाइम है। पर आप देखें जनरल कियानी के जब जाना था और जनरल रहील की अपॉइंटमेंट थी 27 नवंबर सुबह को ये अनाउंस हुआ था। तो हमें मिडिल ऑफ अक्टूबर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि समरी सुबह को 10 बजे बुला के मुझे कहा गया था कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री का चार्ज लें, चल रहा था एक्सटेंशन का चार्ज लें। और साथ ही जो है वो मुझसे पहली जो मेरा दस्तखत लिए गए थे वो इस नोटिफिकेशन चीफ के नोटिस। और उस वक्त भी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उस वक्त भी हमारी सियासत में ऐसे लोग थे जो स्पेकुलेट कर रहे थे या ख्वाहिशमंद थे कि जी एक्सटेंशन दी जाए। मैं समझता हूँ, मेरी ज्यादा आसान कर लेते हैं, एक्सटेंशन वाली ऑप्शन अब टेबल पे नहीं है। मैं एक बात, बड़ी कमाई की है किसने? हमारी अफवाज ने और हमारी आर्मी चीफ ने पिछले 2-2.5 साल। की कामयाबी पूरी रिवर्सल है। ट्रू, पूरी रिवर्सल है। जो इमेज जनरल रहील ने जिस वक्त टेक ओवर किया था उस वक्त जो इमेज था और जो आज इमेज है। और दूसरी बात यह है कि हम इस वक्त आई बॉल टू आई बॉल जो है हमारा इंडिया के साथ जो है ना एक कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस मसले को नहीं डिस्कस करना चाहिए, मीडिया का जीनत नहीं बनानी चाहिए। वैसे आप जो भी मुनासिब समझे, लेकिन वैसे अफगान जंग की पीक के ऊपर स्टैनले मैक्रिस्टल की छुट्टी हुई थी, उसकी पीक के ऊपर जो भी वजह थी देयर वाज अ कॉज to that effect, you know. चेंज किया उन्होंने? नहीं, तो ये that argument is not good enough। उन्होंने क्या अचीव किया जी अफगान जंग में? वो पहले क्या अचीव कर रहे थे? नहीं, पहले क्या अचीव कर रहे थे, उसके बाद क्या अचीव किया? बंदे ही मार रहे थे। तो हमारे तो यहाँ अचीवमेंट है, you know, the gentleman has
lot of laurels to claim, you know. अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है, लेकिन एक A lot of नॉर्म है, immense laurels to claim. जनरल रहील का जो क्लेम है, तो इतने हार ग्लोरी जो है, आप तो आप उनको इरादा रखते हैं कि उनको अभी जारी रखें? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में जब यू नो आई बॉल टू आई बॉल आपको मैंने अर्ज किया है, मेरा ख्याल है मीडिया को आपकी कंट्रीब्यूशन होगी अगर इस कंट्रोवर्सी को जो है लेट इट सेटल दिस होल इशू जिस तरह भी अगले महीने डेढ़ महीने में सेटल होता है। ऑलराइट, आपसे हम आपके दोस्त इमरान खान के मुताल्लिक पूछ लें। पीटीआई की रैली 30 सितंबर लाहौर रायविंड, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, उनका अपना फैसला है, वो सियासी फैसले जो उन्होंने पिछले 2-3 साल में जो किए हैं वो आपके सामने हैं। उन फैसलों क्या नताइज निकले हैं, मुल्क और कौम को क्या नुकसान पहुंचा है। अगर ये सी पैक जो है टाइम पे स्टार्ट हो जाता तो आज हम सी पैक का तकरीबन जो है आखिरी जो है कंक्लूजन जो है देखने के बिल्कुल करीब पहुंचे होते, लेकिन उसमें 8-10 महीने की ताख़ीर जो है हुई और आज भी और फिर इन्होंने उस पर सी पैक के ऊपर क्रिटिसिज्म भी बेशुमार किया कि ये पैसे खा गए, लुट गए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये इनको ये भी नहीं पता था कि ये पैसे तो आए ही नहीं है, शायद पैसे तो चाइनीज़ कंपनीज़ को दिए गए हैं और चाइनीज़ कंपनीज जो है ख़ुद इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पे। तो अब ये दोबारा देखें, वन हैज़ टू मेक डिफ्रेंशिएशन बिटवीन पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। मैं बगैर किसी एलेबोरेशन के कहूँगा कि इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हम लोग अपने आप को सियासतदान जो है क्लेम करते हैं, उनको कुछ और डिक्टेट कर रहे हैं। जो वक्त की तकाजा जो है विज़ावी जो इंडिया के हमारी सिचुएशन बनी हुई है उसकी जो कंपल्शंस हैं या उसकी डिक्टेशन जो है उस सिचुएशन की या उसकी जो डिमांड्स हैं इस सिचुएशन की वो डिफरेंट है। वो अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक धरना या एक मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल इट इज़ नॉट इन सिंक विद द नेशनल इंटरेस्ट। आप उन्हें दावत दे दीजिए। ही इज़ आउट ऑफ स्टेप विद द नेशनल पॉलिटिक्स, ही इज़ आउट ऑफ स्टेप विद नेशनल इंटरेस्ट। यू नो, दिस इज़ माई रीडिंग। मैं हम्बल। आप उनको दावत दीजिए, फिर वाघा बॉर्डर की तरफ मार्च कर लें। छोड़े, मैं जो है इस वक्त जो माहौल है, I would like every Pakistani to concentrate on one enemy and that is India. इसके ऊपर उन्होंने बयानात की हद तक आपको सपोर्ट किया है कि इंडिया का इशू होगा तो हम आपके साथ हैं, इस पे कोई इशू नहीं है, दो राय है। उन्होंने मैं कहूँगा आज भी इसको एक साइड इशू के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। मेन इशू जो है उनके लिए धर्म है। ख्वाजा साहब, गुफ्तगू जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, रायविंड में जाके क्या होगा? आप पे दबाव है, आप पे सियासी दबाव है, नून लीग परेशान है, पैनिक है, वो डंडे वंडे पकड़ के आप दिखा रहे हैं क्या होगा? मैं समझता हूँ कि वो चंद हमारे वर्कर 20, 25, 30, 40 वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उनका एक मेरा ख्याल है इनफरादी अपना था, पार्टी जो पॉलिसी है इस किस्म की नहीं। मेरा जो कायद है मियाँ नवाज शरीफ, शाइस्तगी का उसने, आप भी इस बात की गवाही देंगे कि उसने सियासत में कभी ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल की जो गैर शाइस्ता हो। सिविलिटी उसके बिहेवियर में, तहम्मुल मजाजी है। सियासी हमारा जो माहौल है उसमें बड़ी बड़ी करख्त और बड़ी बड़ी तल्ख बातें की जाती हैं, लेकिन मियाँ साहब में बर्दाश्त है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हौसला दिया हुआ है और उनमें बड़ा तवक्कुल है। मैं एक सवाल बहुत से लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ लूँ कि अगर 1 लाख बंदा जमा हो जाता है, बहुत बड़ी तादाद होती, पता नहीं वो होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन अगर जमा हो जाता है तो क्या होगा? नून लीग की हुकूमत गिर जाएगी? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो धरने से क्या हासिल होगा? ये तो उन्होंने पूछो, मनो का पूछते। परेशान आप भी लगते हैं। मैं परेशान लाना था। आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपकी जमात दबाव में लगती है। नहीं, कोई दबाव शबा नहीं है, सतही खैरन है। एंड रिजल्ट क्या नजर आता है पोस्ट धरना 30 सितंबर के बाद? क्या होगा? मेरी देखें, मेरी नुक्ता नज़र से एज ए पोलिटिकल वर्कर एंड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो इश्यूज जो ना मेरे नज़दीक मुख्तलिफ हैं। ये इशू नहीं है। ये मैं
देखिए, मैं वीकेंड पे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाता हूँ, 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग जो हैं, आई गेट इन टच विद दैम, बाज़ारों में, गलियों में, किसी फातिहा पे, किसी जनाजे पे, किसी शादी पे, किसी खुली कचहरी में। तो वन फील्स द पल्स ऑफ पीपल कि उनके लिए क्या इशू है। उनके लिए बेशुमार इशू है, उनके लिए बिजली बहुत बड़ा इशू है, उनके लिए रोज़गार बड़ा इशू है, उनके लिए और बेशुमार इशूज़ हैं, सिक्योरिटी बड़ा इशू है। आजकल उनके लिए हिंदुस्तान के साथ जो हमारी कन्फ्रंटेशन चल रही है, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूँ कि इसका एक पॉजिटिव आउटकम ये है कि आपका पाकिस्तानी जो है कराची से लेके गिलगित तक जो है और पेशावर तक जो है, उसकी सोच में जो है वो एक जिसको कहते हैं कि यकजा हो गई है। उसमें एक इंडिया वाले इशू पे पूरा पाकिस्तान हमावाद, दो राय हो ही नहीं सकती। ये मैं कह रहा हूँ। तो ये एक इशू है, ये एक इशू है जिसको हम कन्फ्रंट कर रहे हैं। मिनहासुल कौम जो है कौम जो है वो फौज के पीछे खड़ी है और ये फौज की जरूरत है। ख्वाजा साहब, लेकिन अगर मैं देखें कोई हमारी हुकूमत जो है, मैं ये नहीं क्लेम करता कि वो आइडियल कोई, हमारा जमहूरियत की तरफ एक सफ़र जारी है। वक्त के साथ साथ जो एहतसाब है आवाम का, इलेक्शन, लेकिन आप 6 माह अगर ऊपर ना बैठते पनामा वाले इशू के ऊपर, तो मेरे ये जवाब शायद इमरान के हाथ होता ही ना कि वो धरना करके इशू नहीं है। 6 माह ऊपर बैठे मलिक साहब, आप ये इशू नहीं है, ऊपर बैठने या नीचे बैठने का इशू नहीं है। ये दिस नॉट एन इशू। इशू तो है, नो, ये आपका इशू है, आपका इशू है, इमरान खान साहब का इशू है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इशू है, और कोई इशू नहीं है। जवाब तो यही है, कोई जवाब, आप जवाब उनसे सर ये आप इसके ऊपर जो है रेफरेंडम करा लें, आप इसके ऊपर पोल करवा लें। आप एक बहुत बड़ा अदारा है, आप ओपिनियन पोल करवा लें कि ये पब्लिक में इशू है कि नहीं। मैं तो इशू समझता हूं पार्टी के लोगों के नाम पनामा में निकला है, आप पोल करवा लेना। इट इज ए नॉन इशू, इट इज ए कंप्लीटली नॉन इशू। ख्वाजा साहब, आपकी ताकत थी, मुझे याद पड़ता है कि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ आप नंदीपुर जैसे प्रोजेक्ट में गए थे साबित किया था अंदर, और 110 अरब का आपने वो पोटेंशियल लॉस था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी लॉजिक आप बिल्कुल सही मिसाल आपने दी है। ऊपर आपके सीएम पंजाब को पकड़ा जा सकता है, इसी बिल्कुल आपके सीएम पंजाब को पकड़ा जा सकता है। आपको मैं नहीं, आप बिल्कुल अभी तक उसका वो एफओटीपी नहीं चेंज हुआ। किसी पॉलिटिकल वर्कर को कहें मेरे जैसे को कि अदालत में चला जाए, मैं गया था ना, आपका केस उठाए, उसमें आप ही की वर्किंग उठा के सुप्रीम कोर्ट में दे दें। बिल्कुल, तो उसमें कुछ जाता क्यों नहीं है? सीएम पंजाब पकड़े जाएंगे, आप खुद चले जाएं। सीएम पंजाब पकड़े जाएंगे ना पकड़े जाने का लहदा बात है, वो तो बाद में इशू का, जाने को कोई तैयार नहीं है। एफओटीपी का क्या हुआ उसका? वो तो अब तो कन्वर्जन हो रही गैस में, कन्वर्जन हो रही है। एफओटीपी वाली कहानी खत्म है। नहीं, एफओटीपी तो वो देंगे, हमें देंगे बिल्कुल। तो ये जो पोटेंशियल लॉस है इस अरसे में, उसका क्या करेंगे? नहीं, हमारी बिजली पैदा हो रही है, दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ख्वाजा साहब 110 अरब का, जिस पे राजा साहब पे आपने जजमेंट ली थी। वी इनहेरिटेड अ प्रोजेक्ट विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ह्यूज प्रॉब्लम्स, और उसमें एडअप किए प्रॉब्लम्स। नहीं ना, हमने कोई एडअप, हमने सॉल्व किए हैं। सीएम पंजाब ने की, फीता काटने की जल्दी में, कोई तलक नहीं है, फीता काटने की जल्दी में फेडरल गवर्नमेंट ने सब किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया नहीं, बड़े भाई जी ने काटा, छोटे भाई जी ने दावत दी। इस तरह बड़े भाई में तो छोटे भाई में आप रिस्पांसिबिलिटी तो जो है ना शिफ्ट ना करें ना, इस तरह उनकी। एक सवाल बता दें, तारिक कादरी साहब आए भी चले भी गए, वो इस दफा इंकलाब के नारों के बगैर चले गए। पूछे मुझसे कल नहीं बताएंगे, मुझे क्यों पूछते हैं आप? मॉडल टाउन तहरीके कसास क्या बना उसका? मैं 100 लोगों को मारा, मैं चाहता था उसका इंसाफ हो। आई हैव एब्सोल्युटली, मेरे नज़दीक जो है, आई थिंक देयर आर मच बिगर थिंग्स टू हैंडल। बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे, जिसमें जो आपने बिजली का भी जिक्र किया, बिजली का मसला बहुत बड़ा मसला है, उसको हम हैंडल कर रहे हैं। दफा का मसला जो है वो हमारा एग्जिस्टेंशियल मसला है, हमारी बका का मसला है। ये दो इश्यूज हैं, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है रशियन के साथ हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये आप लोगों को ये आप लोगों को देर से पहुंची है खबर जो है। ये पिछले 2-2.5 साल से अल्लाह के फजल से हमारे ताल्लुकात जो है उनके साथ दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी वहाँ भी एक्सरसाइज में हिस्सा लिया जाए, वहाँ पे भी लिया। और आई हर्ड कि आप उनका जो फाइटर जेट है उसको भी रिव्यू कर रहे हैं, इज इट ट्रू? कौन सा? रशियन फाइटर जेट्स को भी रिव्यू कर रहे हैं? देखिए, हमें जो अगर किसी और सोर्स से जो है वो जिस तरह अमेरिका का सोर्स है वो ड्राई अप हो रहा है, यू नो, अपेरेंटली, तो डेफिनेटली वील हैव टू लुक एट द रशियन ऑप्शन आल्सो, डेफिनेटली।
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।